दोस्तों, हम अब तक ये पढ़ते आ रहे थे कि जब हमारा तारा यानी कि सूरज रेड जाइंट फेज में एंटर करेगा यानी कि लाल दानव बनेगा, तब हमारे सौरमंडल के ग्रह बुध, वीनस, पृथ्वी और मार्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और यहाँ तक कि हमारा सौरमंडल भी पूरा नष्ट हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों को हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हाल ही में एक ऐसा व्हाइट ड्वार्फ मिला है जिसने इस पूरी थ्योरी को गलत साबित कर दिया है। आइए जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम जो थ्योरी अब तक पढ़ते आ रहे थे वो अब पूरी तरह से गलत हो जाएगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बाहरी ग्रह या कहें कि एक्सोप्लैनेट के बारे में जो एक व्हाइट ड्वार्फ तारे का चक्कर लगा रहा है। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि व्हाइट ड्वार्फ तारा किसी नॉर्मल या मेन सीक्वेंस तारे के मरने से बनता है, व्हाइट ड्वार्फ और कुछ नहीं बल्कि हमारे सूरज जैसे नॉर्मल तारे का बचा हुआ कोर ही है। वैज्ञानिकों की इस खोज से हमें एक बहुत मजेदार बात पता चल सकती है। इस ग्रह और तारे के सिस्टम का अध्ययन करके हम खुद अपने सौरमंडल में भविष्य में क्या होगा उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ब्रह्मांड का एक नियम है, जो बना है वो खत्म तो होगा ही, और इसी तरह हमारा सूरज, खुद पृथ्वी या पूरा सौरमंडल सब एक दिन खत्म होंगे। अरबों सालों से सूरज हमारी पृथ्वी को ऊर्जा, रोशनी और गर्मी देता आ रहा है, लेकिन उसके पास ऊर्जा का कोई अनंत खजाना नहीं है। सूरज पृथ्वी को और अपने सौरमंडल को न्यूक्लियर फ्यूजन से बनने वाली ऊर्जा देता है। सूर्य के कोर में तापमान और प्रेशर इतना ज्यादा है कि वहां पर हाइड्रोजन गैस के रूप में ना होकर एटम्स के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, और ये प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस बहुत तेज इसके कोर में घूमते रहते हैं। इनकी स्पीड जुड़ते समय इतनी ज्यादा होती है कि ये एक दूसरे के ऑर्बिट्स में फंसकर एक साथ जुड़ जाते हैं और हीलियम गैस के न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने की यह प्रक्रिया अरबों सालों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। हमारा सूरज हर वक्त तकरीबन 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को 59.6 करोड़ टन हीलियम में बदल रहा है। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इस प्रक्रिया में ये 60 में से अगर 59.6 अगर हम माइनस करते हैं तो 0.04 करोड़ टन का मास कहाँ गायब हो गया। तो दोस्तों, यह पूरा मास ऊर्जा में बदल चुका है, और इतने मास से कितनी एनर्जी बनी ये आप एक जानी मानी इक्वेशन E=mc² से निकाल सकते हैं। यहाँ c² की वैल्यू 9 × 10 × the power 16 है। इस बचे हुए मास को जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सूरज हर सेकंड लगभग 3.8 करोड़ अरब किलो जूल एनर्जी बना रहा है, जो बहुत बहुत ज्यादा है। हमारा सूरज इतना बड़ा है कि केवल एक सेकंड में ही इतनी ज्यादा एनर्जी बनाने के बावजूद भी यह अरबों सालों तक जिंदा रहा। यह आगे भी भले ही बहुत लंबे समय तक जिंदा रहेगा, लेकिन आखिरकार एक ना एक दिन तो इसका भी अंत होना तय है। और वैज्ञानिकों की कैलकुलेशंस और थ्योरी के आधार पर आज से लगभग 5 अरब साल बाद सूरज अपनी आखिरी सांसें लेगा। हालांकि किसी भी तारे का अंत बहुत दुख भरा और शांत नहीं होता है। शायद आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जब सूरज खत्म होगा तो किसी बुझते हुए बल्ब की तरह धीरे धीरे इसकी रोशनी और गर्मी कम होती जाएगी और फिर अंत में यह बिल्कुल अंधेरे में समा जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब सूरज के अंत का समय नजदीक आएगा तो यह फैलना शुरू होगा, यानी कि यह अपने आकार में बढ़ेगा, और वह भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि इतना ज्यादा कि बढ़ते बढ़ते मंगल के ऑर्बिट तक को भी पार कर ले। और जाहिर है इन सब में हमारी पृथ्वी भी सूरज में समा चुकी होगी। मंगल तक के ऑर्बिट तक पहुंचने के बाद ये कुछ करोड़ सालों तक वैसे ही रहेगा, और फिर इसमें फ्यूल्स की कमी के चलते यह अपनी ही ग्रेविटी के कारण धंसना शुरू हो जाएगा और आकार में छोटा होने लगेगा। हालांकि यह इसमें ज्यादा समय नहीं लेगा, और छोटा होते होते यह इतना छोटा हो जाएगा कि इसके कोर में तापमान और प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे इसके कोर में बने कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी एलिमेंट्स फ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, जिससे इतनी भयंकर ऊर्जा बनेगी कि सूरज उसे संभाल नहीं पाएगा और एक बहुत बड़ा विस्फोट या ब्लास्ट होगा। इस ब्लास्ट में सूरज के कोर को छोड़कर बाकी सारा मैटर सौरमंडल में गैस बनकर फैल जाएगा। इस गैस को हम कहते हैं नेबुला, और इस भयंकर धमाके या ब्लास्ट को सुपरनोवा कहा जाता है। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में सूरज की एक चीज बच जाएगी, उसका कोर।
इस कोर को बाद में व्हाइट ड्वार्फ स्टार, न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल कहा जाएगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तारे का मास कितना था। जैसे हमारे सूरज का मास बाकी तारों से काफी कम है, तो यह बाद में एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा। साइंटिस्ट द्वारा बताई गई इस पूरी प्रक्रिया में हमें पता है कि छोटे ग्रहों जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स का खत्म होना तो निश्चित है, लेकिन सौरमंडल के बाकी विशालकाय और भारी भरकम ग्रह भी सुपरनोवा के दौरान खत्म हो जाएंगे या फिर बचे रहेंगे। इसका सही जवाब वैज्ञानिकों को नहीं पता था। अभी जिस खोजे गए ग्रह की हम बात कर रहे हैं वह हमारे लिए बहुत जरूरी है। भविष्य में होने वाली हमारे सौरमंडल की कंडीशन इससे काफी हद तक मिलती है। यह ग्रह भी बिल्कुल हमारे सौरमंडल के बाहर के ग्रहों की तरह एक गैस जाइंट है, और इतना ही नहीं, यह हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर से भी 40% ज्यादा बड़ा है। यह जिस व्हाइट ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा कर रहा है वह हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर के पास ही है। एक और ताज्जुब की बात यह है कि इसकी खोज अनजाने में हुई। 2010 में जब एस्ट्रोनॉमर्स ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग के लिए रिसर्च कर रहे थे, तभी उन्होंने इस ग्रह और इसके तारे को ढूंढा। यहाँ तक कि काफी लंबे समय तक एस्ट्रोनॉमर्स को यह पता भी नहीं था कि वह देख क्या रहे हैं। शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह बाहरी ग्रहों और तारों को देखने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। जब कोई दो तारे जो पृथ्वी से काफी अलग अलग दूरियों पर मौजूद हैं, वो हमारे नजरिए या सापेक्षता में बिल्कुल एक सीधी लाइन में आ जाएं, तो जो तारा पृथ्वी के पास मौजूद है वह पीछे वाले तारे से आने वाली रोशनी को मैग्नीफाई कर देता है। अगर आपको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता है तो ये समझना आपके लिए काफी आसान होगा। असल में जिस खगोलीय पिंड की ग्रेविटी जितनी ज्यादा होती है वो इस स्पेस टाइम के फैब्रिक को उतना ही ज्यादा मोड़ता है, और इसीलिए उस मुड़े हुए फैब्रिक के आसपास से जो रोशनी की किरणें गुजरती हैं वह भी सीधी न जाकर मुड़ जाती हैं। अब इस उदाहरण में जो तारा आगे है वह भी स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ेगा, जिसकी वजह से पीछे वाले तारे से आने वाली रोशनी थोड़ा सा मुड़कर पृथ्वी पर गिरती है। इस तरह आगे वाला तारा एक लेंस की तरह काम करता है और हमें पीछे वाले तारे की और भी अच्छी तस्वीर मिल जाती है। लेकिन इस बार ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग की तकनीकी में एक दिक्कत आई। पहले वैज्ञानिकों को पता नहीं था कि क्यों इस बार पीछे वाले तारे की तस्वीर थोड़ी धुंधली आ रही है। जब उन्होंने ध्यान से अध्ययन किया तो पता चला कि जो आगे वाला तारा है जो लेंस की तरह काम कर रहा है, उसके सामने कोई ग्रह आ गया है, जिसकी वजह से हम तक पहुंचने वाली रोशनी की इंटेंसिटी कम हो गई है, और वह आगे वाला तारा एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार था, और बीच में आया यह ग्रह वही गैस जाइंट था जिसकी हम बात कर रहे थे। अगर ये दोनों तारे पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर ना हो तब तो हम इनसे आने वाली रोशनी को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा वाला तारा कुछ ज्यादा ही दूरी पर हो तब उसे रोशनी के जरिए नहीं देखा जा सकता। ऐसे केस में हम मदद लेते हैं उस दूर वाले तारे के मास की। ऐसा इसलिए क्योंकि जब दूरी बहुत ज्यादा होती है तो रोशनी इतनी दूरी तक नहीं जा सकती, क्योंकि रोशनी जितनी यात्रा करती है उसकी एनर्जी उतनी कम होती जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मास की वजह से जो ग्रेविटी बनती है उसके प्रभाव बहुत दूरी से भी देखे जा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बस दूर वाले तारे का ध्यान करते वक्त यही देखा कि वहां पर जुपिटर के लगभग 1.5 गुना कोई ग्रह किसी तारे की परिक्रमा कर रहा है जिसका मास सूर्य के लगभग आधा है। उस वक्त कई वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद यह ऐसे ही कोई नॉर्मल सा एक्सोप्लैनेट है, लेकिन बाद में ब्यूली ने इस खोज में एक दिलचस्प बात पता की। यह खोज सबसे पहले जिस किताब में लिखी गई थी, ब्यूली उसके को-ऑथर हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स इस सिस्टम के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने यह फैसला किया कि अब इस तारे को WM केक टेलीस्कोप से जानने की कोशिश करेंगे। यह ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप हवाई में है। एक निराशाजनक और अजीब बात ये हुई कि ये टेलीस्कोप भी उस तारे के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दे पाया। ब्यूली ने कहा कि अब क्योंकि इस खोजे गए तारे या खगोलीय पिंड का मास सूर्य के लगभग आधा है, तो केक टेलीस्कोप, जो आज के आधुनिक युग में सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप्स में से एक है, उन्हें इस तारे के बारे में आराम से जानकारी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात है कि यह टेलीस्कोप भी कुछ नहीं कर पाया। इससे वैज्ञानिकों को एक चीज तो पक्का कंफर्म हो गई कि यह खोजा गया तारा एक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार या फिर व्हाइट ड्वार्फ स्टार ही हो सकता है। अब ऐसा क्यों है, यह तो शायद आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए दोस्तों,
ऑब्जर्वेशंस और ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग से हमें पता चला कि इस सितारे का मास सूरज के लगभग आधा है। तो अगर यह एक नॉर्मल या फिर कहें कि मेन सीक्वेंस स्टार होता तो इसका आकार भी हमारे सूरज से बहुत कम नहीं होना चाहिए था, और कम से कम हमारे सूरज का आधा तो हो ही सकता था। लेकिन जैसा कि हमने बाद में देखा, एडवांस और हाईटेक टेलीस्कोप यानी कि कैक टेलीस्कोप भी इससे आती रोशनी को नहीं देख पाए। इसका मतलब इसका आकार काफी कम है और तभी तो इससे बहुत ज्यादा मात्रा में रोशनी नहीं निकल रही। वैज्ञानिकों ने तो कहा कि इसका आकार केवल हमारी पृथ्वी जितना ही होगा और तभी तो हमारे टेलीस्कोप इसे ढूंढ नहीं पाया। अब मास इतना ज्यादा और उसकी तुलना में आकार इतना कम, इसका मतलब इस सितारे की डेंसिटी या घनत्व काफी ज्यादा है। और हमें पता है कि ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा डेंसिटी वाले केवल 3 तारे ही हो सकते हैं, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार या फिर व्हाइट ड्वार्फ स्टार। ब्यूली ने यह भी कहा कि गैलेक्सी के जिस रीजन में यह तारा मौजूद है और इसके मास और आसपास घूमते ग्रहों के मोशन को देखकर तो यही साबित होता है कि यह एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार है। वैज्ञानिकों ने भी यही रिजल्ट्स दिखाए और इसीलिए माना जाता है कि यह तारा एक व्हाइट ड्वार्फ तारा है। अब अनजाने में खोजा गया यह ग्रह और तारा पूरे वैज्ञानिक जगत के इंटरेस्ट का केंद्र बन गया, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज तक हमारे आधुनिक टेलीस्कोप द्वारा भी पूरे ब्रह्मांड में एक भी ऐसा व्हाइट ड्वार्फ तारा नहीं मिला जिसके चारों ओर कोई ग्रह रिवॉल्व कर रहा हो। और बहुत लंबे समय से रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों के बीच यह बहस चलती रही है कि क्या कोई ग्रह एक मरे हुए तारे यानी कि व्हाइट ड्वार्फ की परिक्रमा कर सकता है। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि असल में व्हाइट ड्वार्फ तारा अपने आसपास घूमते हुए ग्रह के लिए कोई समस्या का कारण नहीं है। व्हाइट ड्वार्फ तो केवल एक तारे का ठंडा छोटा सा शांत कोर है और ये कोई रेडिएशन या बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी भी नहीं इमिट करता। तो पहले वैज्ञानिक ऐसा क्यों मानते थे कि व्हाइट ड्वार्फ के आसपास किसी ग्रह का रहना मुश्किल है? दोस्तों, असल में इसका कारण है मेन सीक्वेंस स्टार का रेड जाइंट फेज। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने अंत के समय कोई तारा सबसे पहले आकार में बहुत बड़ा होता है और इस स्टेज को रेड जाइंट फेज कहते हैं। इसमें रेड शायद इसलिए लगा है क्योंकि इस स्टेज पर तारे से लाल रोशनी निकलती है। अब इसका कारण भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों, तारा जब लास्ट स्टेज पर होता है तो वह अपनी सभी लेयर्स में काफी एनर्जी नहीं बना पाता, बस किसी तरह वह अपने आप को धंसने से बचाए रखता है। अब क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं होती तो उससे निकलने वाली रोशनी भी ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होती। रेड वेवलेंथ की लाइट की एनर्जी सबसे कम होती है और इसीलिए इस स्टेज पर तारे से निकलने वाली रोशनी लाल रंग की होती है। रेड जाइंट फेज में ही नजदीक में मौजूद ग्रहों के बचने की संभावना कम हो जाती है, और अगर गलती से कोई इसमें बच भी गया तब भी सुपरनोवा जैसे खतरनाक धमाके के दौरान कई परिक्रमा करने वाले ग्रह नष्ट हो जाते हैं। इसी वजह से तो हमें आज तक कोई ऐसा व्हाइट ड्वार्फ तारा नहीं दिखा जिसके आसपास कोई ग्रह रिवॉल्व कर रहा हो। जब खुद हमारा सूरज रेड जाइंट फेज में होगा तब तक पृथ्वी उसके अंदर समा चुकी होगी, जहां पर तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक होता है। ब्यूली ने यह भी बताया कि बाहरी ग्रह जैसे जुपिटर का नष्ट होना निश्चित नहीं है और वे बच भी सकते हैं। हाँ, जुपिटर की बाहरी परतें ध्वस्त हो सकती हैं, लेकिन फिर भी यह अस्तित्व में रहेगा। पहले तो कंप्यूटर मॉडल्स के अनुसार हमें यही पता था कि किसी तारे के अंत के दौरान उसके आसपास ग्रहों के बचने की बहुत कम संभावना है, लेकिन अब इस खोज से हमें एक ठोस सबूत मिल गया कि कोई ग्रह अपने तारे के रेड जाइंट फेज और सुपरनोवा को भी बर्दाश्त कर सकता है। एक सवाल तो शायद आपके मन में इस वीडियो की शुरुआत से ही हो, मतलब क्या हम सूरज के अंत को और अपने अंत को देख सकेंगे? क्या हम सूरज को बड़ा होते हुए देख पाएंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड और नासा की गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट डेविड बेनेट का मानना है कि यह प्रक्रिया आज से 5 अरब साल बाद होगी और तब तक हम जुपिटर और सैटर्न के इंटरेस्टिंग चांदों में 20 बना चुके होंगे। डेविड बेनेट भी इस रिसर्च के को-ऑथर हैं। बेनेट ने यह भी कहा था कि इससे पहले रेड जाइंट बना सूरज अपनी भयंकर गर्मी से पूरी पृथ्वी को जलाकर राख कर दे। अगर हम जुपिटर और सैटर्न के चांदों पर बस जाते हैं तब भी हम सूर्य की परिक्रमा तो करते ही रहेंगे, और क्योंकि उस वक्त सैटर्न के चांद जैसे टाइटन भी सूरज के हैबिटेबल जोन में आ जाएंगे तो हमें तब वहां तापमान को लेकर भी बहुत बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और किस्मत से अगर हम तब इतने काबिल हो जाते हैं कि उन जगहों के तापमान और प्रेशर को झेल सकें, तब तो हम और भी बहुत सालों तक वहां पर रह सकते हैं। जब हमारा सूरज एक व्हाइट ड्वार्फ तारा बन जाएगा तब भी
ब्यूली का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में हम इस व्हाइट ड्वार्फ तारे को देख भी सकते हैं, या तो हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से या अभी जल्दी ही लॉन्च होने वाले जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से। उनका ये भी कहना है कि आने वाले भविष्य में हम केवल उस तारे को डिटेक्ट ही नहीं बल्कि उसकी ल्यूमिनिसिटी और टेम्परेचर पता करने में भी सक्षम होंगे। अगर एक बार हमें इन चीजों का पता चल जाए तो हम उस व्हाइट ड्वार्फ की उम्र भी पता कर सकते हैं और फिर हमें इस पूरे सिस्टम की कोई भी जानकारी पता करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तो हमें ऐसे ही किसी मौके की तलाश है जब किसी टेलीस्कोप या ऑब्जर्वेटरी द्वारा हम इसे देख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।